तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर कुछ ऐसे वीरान रास्ते होते हैं जिनको बड़े बूढ़े लोगों की भाषा में भूतिया रास्तों में गिना जाता है। वैसे तो जबलपुर शहर अपनी खूबसूरत सड़कों के लिए काफी मशहूर है, लेकिन कुछ रास्ते कुछ जगह यहाँ पर ऐसी भी हैं जो इस शहर को पूरी तरह से भूतिया साबित करती हैं। तो आइए जानते हैं इसी शहर से जुड़ा हुआ एक डरावना किस्सा जो नील और उसके दोस्त कमल के साथ हुआ, जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम कांप उठेगा। दोस्तों, मेरा नाम नील है। मेरा एक जॉब में सिलेक्शन हुआ था क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब थी और उसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसे में उस प्राइवेट जॉब को पूरी तरह से हासिल करने के लिए मुझे इंटरव्यू देना था और इंटरव्यू के लिए मुझे जबलपुर के लिए निकलना था। जबलपुर शहर हमारे इलाके से बहुत ही दूर पड़ता था, लेकिन एक अच्छी खासी कंपनी की जॉब को भला मैं ऐसे ही कैसे छोड़ सकता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त कमल को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर कमल ने कहा, अरे भाई, मुझे भी जबलपुर के लिए निकलना था। वो क्या यार, वहाँ पर सामान है ना थोड़ा सस्ता मिलता है, तो ताऊ जी बोल रहे थे कि जबलपुर जाकर ही वो सारा सामान खरीद ले। उसकी बात सुनकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम अपने निर्धारित समय पर गाड़ी लेकर सुबह 4 बजे ही निकल गए, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद मेरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू का टाइम लगभग 1 घंटे का था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। मैं इंटरव्यू रूम में जाकर वापस से भी लौट आया और फिर हम दोनों सामान खरीदने के लिए एक बाजार में घुस गए और वहीं से सामान खरीदने में जुट गए। सामान खरीदते खरीदते मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। उसके बाद जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। गर्मियों का महीना था, ऐसे में टाइम का पता नहीं चलता कि कब वक्त बीत गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त कमल को बताया कि अब काफ़ी वक्त बीत गया है, हम दोनों को निकलना चाहिए। और फिर हम दोनों टाइम रहते ही हम वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। हालांकि हम दोनों को काफ़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए हम जल्दी से किसी ढाबे को ढूंढने के इंतज़ार में थे। फिर थोड़ी देर तक गाड़ी को चलाने के बाद मुझे सड़क के बगल में एक छोटा सा ढाबा दिखा। उस ढाबे को देखकर एक बार के लिए मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद हम दोनों जल्दी से नीचे उतरे और किसी भूखे शेर की तरह शिकार पर टूट पड़े। यानी कि भूख के मारे हम दोनों खाने पर टूट पड़े थे। बहुत ही सारा खाना पीना करने के बाद अब हम दोनों का पेट फुल हो चुका था। तभी उस छोटे से ढाबे पर ना जाने एक लड़का कहाँ से हमारे पास आ गया और उसने कहा, अरे भाई साहब, क्या आप जबलपुर के इस रोड से निकलने वाले हैं? इस पर हम दोनों ने अपनी गर्दन हिलाई। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर उसने थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लिया और फिर वो वहां से चला गया। हमने बिल भी भर दिया था। अभी हम दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वो लड़का फिर से हमारी तरफ भागता हुआ आया। उस लड़के को हमारी तरफ आता हुआ देखकर मैं तुरंत ही रुक गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कहने वाला था। फिर उस लड़के ने कहा, देखिए भाई साहब, अगर आप इस सड़क को छोड़कर उस नेशनल हाईवे से चले जाओगे जो 4 किलोमीटर का फर्क देता है, तो मैं आपके साथ थोड़ी दूर चलना चाहता हूँ। पहली बात तो उस लड़के ने हमें एक राय दी थी कि हमें इस रास्ते से जाने के बजाय उस रास्ते से जाना चाहिए जिसके बारे में वो बता रहा था। और दूसरी बात, जैसे हम जानबूझकर उसे अपने साथ ले जा रहे हों। उसकी इन बातों को सुनकर मैं उसके ऊपर गुस्सा होते बोला, अरे भाई सुन, तूने हमारे ऊपर कोई एहसान कर रखा है क्या जो हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? कमल की बात मुझे ठीक लगी और फिर मैंने उस लड़के को वहां से भगा दिया। भागते उस लड़के ने कहा, देखिए भाई साहब, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, मैं आपके भले के लिए बोला था। और इतना कहकर वो लड़का वहां से चला गया। फिर हमने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट करके दोनों ही वहां से निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि आखिर वो लड़का हमसे क्या कहना चाहता था, लेकिन हम उस लड़के की बातों का मतलब समझ पाने में नाकाम थे। थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि गाड़ी में कुछ तो हुआ था। गाड़ी जैसे जैसे आगे जा रही थी तो वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के बोनेट के अंदर से किसी चीज के खटकने की आवाज आ रही हो। ये आवाज केवल एक बार नहीं आई थी, बल्कि बार बार मेरे कानों में सुनाई दी थी। इसलिए मैंने गाड़ी को रोकना ही बेहतर समझा। इस वक्त हम एक ऐसी रोड पर थे जहां पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक चीज और थी जो यहाँ पर हमें बहुत हैरान कर रही थी, वो थी यहाँ से गाड़ियों का आगमन। मुझे मेरी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी और गाड़ी यहाँ से गुजरती हुई नजर नहीं आ रही थी। अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे जबलपुर के एक पुल पर पहुंची,
जैसे मेरी गाड़ी उस पुल के ऊपर पहुंची तो अचानक से मेरा दोस्त कुछ हलचल करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ नजर आया हो। उसने एकदम से कहा, भाई तू पीछे मत देखना, अगर तूने पीछे देखा तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसके इतना कहते ही हमारी गाड़ी को तेज झटका लगा और वो झटका इतना तगड़ा था कि गाड़ी एकदम से हिलकर वहीं पर रुक गई। अब मैं ना तो पीछे मुड़कर देख सकता था और ना ही मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है। इधर मेरे दोस्त की हालत थोड़ी खराब लग रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को आराम से बैठने को कहा और मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर बस यही देखना चाहता था कि गाड़ी के बोनेट के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो आखिर है किस चीज की। फिर उसके बाद मैं नीचे उतरा और सीधा गाड़ी के बोनेट के पास पहुंचा और बोनेट को खोलकर अंदर देखने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वहां का मामला एकदम ठीक था। मुझे गाड़ी के अंदर कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसके बारे में मुझे मालूम ना हो, लेकिन मैंने काफी बार अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रुकते हुए भी देखा था और उसकी सारी चीजों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद मैंने अपने दोस्त को इशारा किया कि वो गाड़ी को स्टार्ट करके देखे, लेकिन उसे तो मेरी बात सुनाई नहीं देती। उसके बाद मुझे लगा कि गाड़ी के अंदर कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैं जल्दी से ड्राइविंग सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो सीट के कोने से दुबक कर बैठा हुआ था। फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई क्या हुआ, तू इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। मेरी बात सुनते ही एक बार के लिए उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई देख तू जानता नहीं है, ये इलाका पूरा तांत्रिकों का इलाका है, यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम और हमारे साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, तांत्रिक भी हमारी तरह इंसान होते हैं और भला हमारी उनसे क्या दुश्मनी है जो लोग हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने इतना ही कहा था कि तभी मेरे दोस्त कमल की हालत बिगड़ने लगी। अब उसे उल्टियाँ होने लगी और हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है। उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा दोस्त है ही नहीं। उस वक्त मैं उसको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता था कि मेरा दोस्त कमल ही है, और अब तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तभी उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो देख भाई, उस ब्रिज के ऊपर वो 12 लोग हम दोनों को मार देंगे। यहाँ मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ मेरा दोस्त जो मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरी गाड़ी भी बीच रोड पर खड़ी हो गई थी और इसी बीच मैंने देखा कि एक हेडलाइट की रोशनी पहली बार हमारी गाड़ी के अलावा उस सड़क पर पड़ी थी। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि वो एक माल से लदा हुआ टेम्पो था। उस टेम्पो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने उसके सामने हाथ दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी, जैसे ही मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाना शुरू किया तो उस टेम्पो की स्पीड कम होने की बजाय बढ़ने लगी। शायद वो मुझे कोई गलत आदमी समझ बैठे थे। फिर मैं सड़क से हटते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते हुए मैंने आवाज लगाई, और इस बार मेरी आवाज का कुछ तो फायदा हुआ। उस आदमी ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को हल्की रफ्तार में किया और फिर हमारी गाड़ी के बगल में लाकर उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। पर जैसे उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के बगल में आकर रुकी तो मैं उसके पास भागता हो गया और फिर मैंने कहा, देखिए भाई साहब, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा दोस्त भी बड़ा अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है। उसके बाद मैंने उस ड्राइवर को सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद वो भी हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने बताया कि ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रात में यहाँ से वही आदमी गुजर सकता है जो इस रास्ते से दिन रात गुजरा हो, जिसको इसके बारे में पूरा अनुभव हो। अब आपको एक काम करना होगा, आप अपने दोस्त को लेकर यहाँ से थोड़ी दूर आगे पड़ने वाले एक तांत्रिक बाबा के मंदिर में पहुँच जाइए। आप जैसे वहां पर पहुंचोगे तो आपके साथ सब कुछ सही होने लगेगा। बाकी का काम उस तांत्रिक बाबा का है। वो कुछ पैसे तो लेगा, लेकिन आपके दोस्त को एकदम सही कर देगा। दोस्तों इतना कहने के बाद
उस आदमी ने मुझे मेरी गाड़ी को सड़क से हटाने का इशारा किया और उसके बाद हमने किसी तरह से धक्का वगैरह करके अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और उस सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। अब हम दोनों यहाँ से पैदल ही अपने लक्ष्य यानी कि उस मंदिर तक पहुँचना था जिसके बारे में अभी अभी उस आदमी ने मुझे बताया था। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की हालत भी खराब होती जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। किसी तरह से मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अभी भी वैसी ही हालत में था। बार बार वो सामने की तरफ इशारा करता और कुछ लोगों के होने का दावा करता। मैं उसे गाड़ी से नीचे उतार कर नीचे ले आया। हालांकि अब तक उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई थी। वो अभी भी इस ब्रिज की तरफ देख रहा था जिसको देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद वो टेम्पो वाला आदमी तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। उस आदमी को जाता हुआ देखकर मेरी सांसें अब और भी तेज होने लगी थी, मगर फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त को पकड़कर वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन जैसे वो टेम्पो वहां से निकले तो अचानक ही मेरे दोस्त ने हलचल करना शुरू कर दिया। अब उसका शरीर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। उसने मुझे एक हाथ से धक्का मारा और मैं सीधा सड़क पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो मेरे ऊपर झपट पाता कि अचानक ही मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त के बिल्कुल पीछे की ओर एक आदमी आ रहा था जिसने बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो सीधा मेरे दोस्त के पास आया और उसने कहा, शांत हो जा वरना ये जल तेरे ऊपर छिड़क दूंगा। उसकी ये बात सुनते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी पानी की शीशी थी। वो शीशी कांच की थी जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। और जैसे मैंने अपने दोस्त को छटपटाता हुआ देखा तो मैं हैरान हो गया। वो उस पानी की शीशी को देखकर इतना डर गया था कि अब वो उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चल। उस सफेद कपड़े पहनने वाले आदमी का ये रूप देखकर मैं खुद घबरा गया था और उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और मेरे दोस्त कमल को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं भी अब उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। थोड़ी देर तक उनके पीछे पीछे चलने के बाद मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देने लगा। उस मंदिर को देखकर मेरी सांस में सांस आई और अब तक मेरा दोस्त भी काफी हद तक मुझे ठीक लग रहा था। अब हम दोनों ठीक उस मंदिर के सामने पहुंच गए। वहां पर जाते मेरे दोस्त ने फिर से वही करतूत दिखानी शुरू कर दी जो उसने थोड़ी देर पहले की थी। उसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो गया था। उसकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उस आदमी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसके सामने नतमस्तक हो गया। फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरे दोस्त की टांग पकड़ी और उसे घसीटते उस मंदिर के अंदर तक लेकर गया, क्योंकि जैसे जैसे उसके कदम उस मंदिर के अंदर पड़ रहे थे तो वैसे वैसे वो अपने पैरों को एक जगह पर जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस आदमी के सामने कमल की एक न चली और वो उसे उस मंदिर के अंदर मौजूद एक तांत्रिक बाबा के सामने ले गया। पर जैसे मैंने वहां का नजारा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मंदिर दिखने में भले किसी मंदिर की तरह था, लेकिन वहां चारों तरफ मुझे हड्डियां ही पड़ी हुई नजर आ रही थी और वो भी कोई मामूली हड्डियां नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की तरह दिखने वाली हड्डियां थी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया, लेकिन उसके बाद उस सामने की तरफ बैठे हुए तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये एक तांत्रिक का मंदिर है और यहाँ पर इस तरह की चीज आम है। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और मेरे दोस्त कमल को उसने अपने बगल में बैठा लिया। मुझे डर तो इस बात का लग रहा था कि कहीं ये लोग कमल के साथ कुछ गलत ना कर दें। थोड़ी देर तक वहीं पर बैठे रहने के बाद मैंने देखा कि कमल की हालत अब ठीक होने लगी थी और साथ ही उन दोनों तांत्रिकों ने भी अब अपने हवन को वहीं पर रोक दिया था। शायद सब कुछ सही हो गया था। तभी पता नहीं कैसे लेकिन मेरी आंखें थोड़ी भारी होने लगी और उसके साथ ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हम दोनों उस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर लेटे हुए थे और वहां पर मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से जब मैंने उस मंदिर के अंदर का नजारा देखा तो मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि मंदिर के अंदर भी कुछ गिने चुने कमरे थे और उनके अंदर इक्की दुक्की मूर्तियां भी बनी हुई थी और वहां का बाकी का नजारा एकदम साफ था। यानी कि जो लोग हमें रात को नजर आए थे वो कोई इंसान नहीं थे। तभी मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, वो भी अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा
तो उसने बताया कि रात को जब वो टॉयलेट करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था तो उस वक्त अचानक ही उसे अपने पीछे से किसी आदमी के होने का एहसास हुआ। फिर जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि वहां पर उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसने बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी सीधा उसके पास गया और फिर कमल को जोरदार धक्का मारा। धक्का मारते ही कमल जोर से नीचे गिर पड़ा और उसके बाद जब कमल चिल्लाते उठा तो उसने देखा कि वो सफेद कपड़े पहनने वाला आदमी अचानक ही वहां से गायब हो गया था। उस आदमी के वहां से गायब होते ही कमल भागते हुए गाड़ी के पास आया और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। दोस्तों, कमल की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। फिर मैं अपने दोस्त कमल को लेकर सीधा गाड़ी के पास पहुंचा और हमारी गाड़ी ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां हमने रात को उसे छोड़ा था। इस बार मैंने जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो पहली बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई, जो कि एक अजीब सी चीज थी। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल गया और घर जाकर मैंने घर वालों को पूरी बात बताई। दोस्तों, हमारी बात सुनने के बाद घर वाले भी डर से सिंहर उठे। उसके बाद काफी बार हमने देवी देवताओं के मंदिर में भी पूजा करवाई और काफी सारे कार्यक्रम भी। फिर उसके बाद से हमें कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।